चलिए आगे। नमस्कार। सभी साथियों से निवेदन है कि एक बार सभी लोग वीडियो को अधिक से अधिक ग्रुपों में अपनी प्रोफाइल पे शेयर कर लें, जिससे हम लोग अपने अधिक से अधिक लोगों तक एक संदेश, जो महत्वपूर्ण संदेश है, वो अपने लोगों तक पहुंचा सकें। कुछ बहुत ज़रूरी मुद्दों पर बात करनी है और रात को कुछ बातों से मन बहुत दुखी है, थोड़ा सा उस पर भी बात करने का मन है, वो भी बातें की जाएंगी। और उससे भी ज़्यादा ज़रूरी बात, जिस लिए ये आंदोलन 135 दिन से चल रहा है, उसकी क्या प्रगति है, आगामी क्या योजनाएं हैं, जो अफवाहों का दौर है, जो अफवाह चल रहे हैं, उन सभी मुद्दों पर बात करना जरूरी है। इसलिए हम लोग आप लोगों के बीच में लाइव हैं। तमाम हमारे आंदोलन के जो योद्धा हैं वो साथ में हैं, वो भी अपनी बात बारी बारी से रखेंगे। कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जिस पर चर्चा करना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले शुरुआत में एक बात मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ कि कल रात में एक पोस्ट मैंने देखी है जो हमारे एक साथी के लिए लिखी गई है। उसके लिए मैं अपने उस साथी से बिना किसी शर्त के मैं क्षमा चाहता हूँ, माफ़ी चाहता हूँ कि ग्रुप मेरा बनाया हुआ था, उसकी जिम्मेदारी मेरी थी और वहाँ अगर किसी के सम्मान के साथ कोई खिलवाड़ किया गया तो वो मेरी जिम्मेदारी थी कि उस पोस्ट को मुझे देखना चाहिए था। लेकिन चूंकि हमारे एक साथी भाई अमरेंद्र पटेल का स्वास्थ्य बहुत ख़राब है और कल ही हम लोग जो है उनको अस्पताल से ले आए हैं और रात में उनका स्वास्थ्य दोबारा ख़राब हो गया, जिसकी वजह से हम लोग बहुत व्यस्त रहे हैं और हम देख नहीं पाए। देखिए कौन क्या कहता है, कौन क्या कर रहा है, कौन मेरे लिए क्या लिख रहा है, कौन हमारे साथियों के लिए क्या लिख रहा है, उन सब से ऊपर हर एक व्यक्ति का अपना खुद का सम्मान है। कौन किन परिस्थितियों में कहाँ जा रहा है, कहाँ नहीं जा रहा है, कहाँ आ रहा है, कहाँ नहीं आ रहा है, उन सब से बढ़ के उसका आत्मसम्मान है और उसका सबको सम्मान करना चाहिए। आपको ये नहीं भूलना चाहिए कि आपने नौकरी की लड़ाई लड़ने के लिए यहाँ पर लोगों को भेजा है, ना कि किसी को खरीदा है। किसी के सम्मान से बढ़ के कुछ नहीं है और मैं अपने उस भाई से क्षमा चाहता हूँ जिसके लिए वो पोस्ट लिखी गई है। लोगों से मैंने आज सुबह से अपने ये जो योद्धा हैं सबसे ये बात बोली कि मुझे इस बात का दुख है, ऐसा नहीं होना चाहिए और सबका यही कहना चाहिए था कि बुरा तो हम लोगों को भी लगा और ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। और लोगों ने ये भी कहा कि आपके लिए भी लिखा गया, तो मैंने कहा कि अगर जो चीज़ें मेरे लिए हो रही हैं, अगर वही चीज़ सभी लोगों के लिए होंगी तो वो अच्छा नहीं है। कम से कम एक आदमी के बुरा बने रहने से अगर सारे अच्छे लोग अच्छे दिख सकते हैं तो एक आदमी को बुरा रहने दिया जाए, ना कि सब लोगों को बदनाम करने की, उनके सम्मान से खेलने की कोशिश होनी चाहिए। इसलिए उस भाई से अपने माफ़ी के साथ ऐसे तमाम फर्जी आईडियों को इस वीडियो के ख़त्म होने के बाद पहले ब्लॉक किया जाएगा। और आप लोगों से भी निवेदन है कि ऐसी आइडियाँ जो भी आपको लगे कि ये फेक आईडी हैं, उनको आप कमेंट के माध्यम से अवगत कराएंगे। जो भी एक पोस्ट डाली जाएगी कि इन आईडियों को ब्लॉक किया गया है, उसके अलावा अगर कोई आईडी बची रह जाएगी तो आप उस आईडी को बताएंगे, उसको भी ग्रुप से ब्लॉक किया जाएगा। इस संबंध में आखिरी बात मेरी यही है कि सम्मान से बढ़ के, इंसान के सम्मान से बढ़ के, उसके परिवार के सम्मान से बढ़ के कुछ भी नहीं है, शायद नौकरी भी नहीं है, क्योंकि सबसे पहले उसका परिवार है जिसके लिए वो नौकरी करना चाहता है। अब आते हैं मुद्दे पे। 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण घोटाले को लेकर 135 दिन से अनवरत चला रहा आंदोलन आज अपने पूर्व दिनों की भांति चल रहा है। अभी 2 दिन पहले ही हमारे कुछ भाइयों ने लखनऊ के गोमती नगर में जो इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में भारतीय जनता पार्टी का पिछड़ा वर्ग सम्मेलन चल रहा था, उसमें अपनी जीवटता का परिचय दिया है। अपने साहस का परिचय देते हुए सूबे के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के सामने खड़े होकर आपकी पीड़ा को पूरे प्रदेश और पूरे देश के सामने रखने का जो अद्वितीय कार्य किया है, जो साहसिक कार्य किया है, उसके लिए मैं अपने सभी साथियों को साधुवाद देता हूँ, बधाई देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। और मुझे गर्व है कि मैं ऐसे लोगों के साथ हूँ जिनके अंदर डर नाम की कोई चीज़ रहती ही नहीं, जिनके लिए पूरा प्रशासन वहाँ पर छोटा पड़ गया, जिनके लिए पूरा तंत्र छोटा पड़ गया और उन्होंने पूरे दमदारी से, पूरे जोश और जुनून के साथ अपनी पीड़ा, आप सबकी पीड़ा प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य जी के सामने बिना डरे, बिना दबे, निडर होकर वहाँ पर की। ऐसे ही तमाम सम्मेलनों में अपनी आवाज़ उठाने की ज़रूरत है।
इस सरकार को झुकाने का सिर्फ और सिर्फ एक रास्ता है। जब इस सरकार को लगेगा कि इन लोगों की वजह से हमारी सरकार चली जाएगी, अगर इनके मामले का निराकरण नहीं किया गया तो हमारी सरकार भी नहीं रहेगी और न हम दोबारा सत्ता में आ पाएंगे। यही एक रास्ता है। कुछ बातें कोर्ट पर भी करना जरूरी है, कुछ बातें समायोजन वाले मुद्दे पर भी जरूरी है, क्योंकि आज का बड़ा चर्चित टॉपिक है समायोजन। कि समायोजन की मांग हम लोग अपनी तरफ से कर रहे हैं और कुछ आंदोलन के साथी ही हैं जिन्होंने इस बात को कहा कि फला आदमी अमुक व्यक्ति ने समायोजन की बात कर दी, इसलिए जो है ऐसा नहीं हो पाया, हमारे अधिक से अधिक लोगों का भला होते होते रह गया। तो उन सब बातों पे भी चर्चा होती है। शुरुआत करते हैं हम लोग कोर्ट से। देखिए, कोर्ट के मामले में सबसे पहले बिना किसी दुर्भावना के मैं एक बात आप सब लोगों के सामने रख देना चाहता हूं कि जब से ये अड़चन शुरू हुई कोर्ट के मामलों में कि हमारी ढंग से सुनवाई नहीं हो पा रही है, करेक्शन एप्लीकेशन किसी ने नहीं कहा मूव हुई, किसी ने कहा कि नॉमिनेशन एप्लीकेशन मूव नहीं की गई, उन सब विवादों पर मुझे सिर्फ इतना सा कहना है कि देखिए, जब आप एक सीनियर एडवोकेट के पास जाते हैं, जब उनसे आप बात करते हैं, उनको आप अपनी सलाह देते हैं, तो जरूरी नहीं कि वो आपकी हर सलाह मानने को मजबूर ही हो। आप अपनी ओपिनियन वहां पे रखते हैं, आप कहते हैं कि सर ऐसा करिए, लेकिन वो ये तय करते हैं और कोर्ट में जो जज साहब होते हैं वो तय करते हैं कि किस हिसाब से चीजें चलनी हैं। करेक्शन और नॉमिनेशन एप्लीकेशन के लिए तमाम अफवाहें फैलाई गई, लेकिन हकीकत यही है कि लोहा सिंह पटेल, अमरेंद्र सिंह पटेल और मैं खुद 3 लोग, इसके अलावा जो आंदोलन के जो साथी हैं, सबको पता है कि करेक्शन एप्लीकेशन कब दी गई और नॉमिनेशन एप्लीकेशन कब दी गई। और रही बात ये कि लोगों को ये लगता था कि नहीं एक दिन में चमत्कार हो जाएगा, तो मैं ये कह रहा हूं कि 23 नवंबर को एक आखिरी आंदोलन की डेट रखी गई है, जिस दिन 69,000 शिक्षक भर्ती का सबसे बड़ा आंदोलन होने जा रहा है। उसमें एक एक व्यक्ति की सहभागिता जरूरी है और 23 नवंबर से लेकर 23 दिसंबर तक जो हम लोगों को जानकारी है कि 20 नवंबर के बाद प्रदेश में आचार संहिता लगने की संभावना है। 20 दिसंबर के बाद संभावना है कि प्रदेश में आदर्श आचार संहिता लग जाएगी। तो जो ये हमारे पास 2 महीने का टाइम बच रहा है, इसमें जो हमारे भाई जिनको लगता है कि वो कोर्ट में बहुत बेहतर कर सकते हैं, मुझे ये भी सूचना मिली है कि अभी भी लोगों के मन में ये चीज़ें चल रही हैं कि मैंने किसी को फला अधिवक्ता के यहाँ जाने के लिए मना किया है। तो मैं पूरे प्रदेश के सामने इस बात को कहना चाहता हूँ कि अगर कोई ऐसा कह रहा है तो उससे कहिए, आप उसके साथ कॉन्फ्रेंस में मुझे लीजिए, उससे मैं फिर से आपके सामने इस बात को कह दूं कि आपको जिस एडवोकेट के यहाँ चलना हो आप मुझे बताइए कि अगर आपसे मिलने को मना कर रहा हो, मैं उसको तुरंत फ़ोन करूं, आपको कॉन्फ्रेंस में लेके फ़ोन करूं कि भाई फला व्यक्ति मिलने जा रहा है, आप इससे मिलिए, क्यों नहीं मिलेंगे आप। लेकिन इसके अलावा अगर आप कोई बात करते हैं घर बैठ के कि नहीं ऐसा नहीं ऐसा हो रहा है, ऐसा नहीं वैसा हो रहा है, तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि 23 नवंबर के बाद सिर्फ आपको घर पे बैठ के बोलने का ही मौका मिलेगा। देखिए, 22,000 के लोग जो अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, उनके साथ आज उनके परिवार वाले भी हैं। वो लोग भी आ रहे हैं जिनका इस भर्ती से कोई मतलब नहीं है। हमारे बीच में वो साथी भी आए, वो हमारी बहनें भी आए जिनका चयन दूसरी जगह हो गया है, लेकिन तब भी वो अपना सहयोग दे रहे हैं। लेकिन आप लोग जिनको ये नौकरी पानी है, जिनको ये लड़ाई लड़नी है, वो लोग अभी भी घरों से नहीं निकल रहे हैं और तमाम आरोप प्रत्यारोप में लड़ रहे हैं। ये हो गई कोर्ट की बात। अब एक जो विशेष टॉपिक है समायोजन, इस पे तमाम तरह की अफवाहें फैलाई जा रही हैं, तमाम तरह की बातें की जा रही हैं। तो उस पर पूरे प्रदेश के लोगों को ये बताना है कि ये बात आज की नहीं है, कुछ दिन पहले की बात है, 6 सितंबर के पहले की बात है। 3-4 तारीख केंद्र से एक आईबी के अधिकारी आए हुए थे। उन्होंने ये कहा कि मुझे केंद्र से भेजा गया है और आपके मामले का एक हल खोजना है हमें, और हल ऐसा हो जिसमें सरकार कहीं भी चोर साबित ना हो कि सरकार ने या अधिकारियों ने चोरी की थी जो पकड़ी गई। तो आप बताइए, और कोई कानूनी पचड़े में भी नहीं पड़ना चाहिए, ऐसा रास्ता हो। तो हम लोगों ने, चूंकि उस समय मैं आ भी नहीं पाया था, तो हम लोगों की तरफ से वीरेंद्र भाई थे और दूसरा कौन था, श्रवण चौरसिया और अजय जायसवाल। ये हम अच्छा हाँ, 2 वीरेंद्र और श्रवण चौरसिया, ये 2 लोग थे। ये लोग उस अधिकारी के पास गए हैं। उस अधिकारी के पास जाके इन लोगों ने बात की, इनसे पूछा गया कि आपके लीडर्स कहाँ हैं और कौन इस मामले में हमें सही सलाह दे सकता है। तो उन्होंने कहा कि हमारे जो लीडर्स हैं वो आ रहे हैं, लेकिन हमारा मामला जो है, अगर आप हल चाहते हैं और चाहते हैं कि सरकार की बदनामी हो, तो उसके बहुत सारे रास्ते हैं। तो उन्होंने कहा कि ऐसा रास्ता बताइए जिसमें कोई कानूनी अड़चन ना हो, कोई कोर्ट कचहरी का झंझट बाद में ना बचे।
तो उस पर इन लोगों ने सुझाया कि सबसे बेहतर रास्ता है कि जो भी सीटें पिछली भर्तियों की खाली रह गई हैं उनको आप जोड़ दीजिए और उसमें जो घोटाला हुआ है उसको पूरा कर दीजिए आप। उसके बाद जो पद बचते हैं उनको मेरिट गिरा के आप नियमानुसार भर्ती कर दीजिए। पहला रास्ता आपका ये बनता है। दूसरा रास्ता ये बनता है कि जो गलत नियुक्तियां हुई हैं उनको आप बाहर करिए, क्योंकि कोर्ट ने भी अपने आदेश में कहा है कि सभी नियुक्तियां कोर्ट के अंतिम निर्णय के अधीन होंगी। तो ऐसा भी कुछ नहीं है कि आपको कोई दिक्कत होगी, तो आप चाहें तो उनको भी बाहर कर सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि इसमें सरकार का क्या बेनिफिट होगा। सरकार का तो बेनिफिट इसमें नहीं है ना कि 22,000 23,000 जो आप लोग कह रहे हैं, अगर वो जोड़ भी देंगे तब भी तो लोग रह जाएंगे जो फिर कोई ना कोई आपत्ति लेकर आएंगे कि नहीं हमारे साथ इनजस्टिस हो गया। तो तीसरा रास्ता इन लोगों ने बताया है कि अगर सरकार वाहवाही चाहती है, जैसा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी पिछली भर्ती के बाद टीवी पर बैठकर ये बात बोल रहे थे नेशनल मीडिया चैनल पे कि हमारे पास पद तो बहुत हैं लेकिन उत्तर प्रदेश में योग्य अभ्यर्थियों की कमी है। तो सरकार के लिए सबसे बेहतर ऑप्शन है 50 से 55,000 लोग बचे हैं। पंजाब में हो चुका है, मध्य प्रदेश में हो चुका है, बिहार में हो चुका है। तो अगर सरकार चाहे इस मुद्दे में बेनिफिट लेना तो सबसे बेहतर ऑप्शन उनके लिए ये है कि वो सारे लोगों को दे दे और प्रदेश में इसको मुद्दा बनाए कि हमने योग्यता का सम्मान किया और जितने 60 और 65 कट ऑफ उत्तीर्ण अभ्यर्थी थे हमने सबकी नियुक्तियां दे दी। इसमें सारे मुद्दे सॉल्व हो जाएंगे, चाहे वो 22,000 का मुद्दा हो, चाहे आरक्षण का मुद्दा हो, चाहे उत्तरकुंजी का मुद्दा हो, तमाम जो मामले अभी तक लंबित हैं। तो ये रास्ते इन लोगों ने सुझाए थे। थोड़ी देर बाद जब हम लोग आए तो उस अधिकारी ने मौका भी नहीं दिया कि हम लोग आपस के जो हमारे दो भाई वहाँ पे बात कर रहे थे उनसे ये पूछ सकें कि आप लोगों ने क्या इनको बताया है। लेकिन चूंकि आपस का सामंजस्य था, वो वहाँ पे हम सारे लोग थे, वहाँ बैठे, तो वही 3 रास्ते हम लोगों ने उनको सुझाए। हम लोगों से अलग क्वेश्चन उनका एक निकल कर ये आया कि चूंकि आप लोग लीडरशिप में हैं, आप लोग नेतृत्व कर रहे हैं इस चीज़ का, तो आप कोई ऐसा रास्ता बताइए जिसमें कोई कानूनी अड़चन ना हो और कोर्ट में जितने मामले लंबित हैं वो निस्तारित हो जाएं, आयोग में जो मामले लंबित हैं वो निस्तारित हो जाएं, और तो और हमारे ऊपर जो विभागीय कार्रवाई भी होनी है वो भी ना हो, और तो और उसके अलावा एक बात यह हो कि सरकार को उसमें अपना मैक्सिमम बेनिफिट मिले, जिसको वो चुनाव में जाके ये कह सके कि सिर्फ हम ये काम कर सकते थे, पिछली सरकारों ने ऐसा नहीं किया। तो हम लोगों ने वहां पर ये बात बोली कि ये रास्ते हैं, उसमें कोई ऐसा नहीं है जैसा लोगों ने इशू बनाया। देखो होता क्या है, जैसे जो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट आई, उस रिपोर्ट में सबने अपनी अपनी पसंद का पन्ना पढ़ा। जिसका 5844 में हित था उसने 5844 वाला पन्ना पढ़ लिया, जिसका 2721 में हित था उसने 2721 वाला पन्ना पढ़ लिया, और जिनका कहीं नहीं हित था उन्होंने 100 की लिस्ट वाला पन्ना पढ़ लिया। हालांकि उस पेज में था नहीं, लेकिन उन्होंने अलग से एक पेज बनाया अपने पास और उस पेज को ले जाकर विभाग के तमाम अधिकारियों के उन्होंने चक्कर लगाया कि ये 100 लोग ऐसे हैं पूरे प्रदेश में जो पीड़ित हैं, इनको न्याय दे दीजिए, बाकी लोगों का मतलब नहीं है, नहीं पता चलेगा। ये सब तमाम घटनाक्रम हुए हैं। उसके बाद जब ये सब चीज़ों से हम लोग उबर के आए तो आपके कुछ साथियों ने तय किया कि इस लड़ाई को, इस रिपोर्ट को, जिसने हमें ऑक्सीजन दी है, जिसने भारतीय संविधान के बाद पिछड़ों को अपना हक अधिकार छीनने का एक साधन दिया है, इस व्यवस्था से लड़ने का एक साधन दिया है, उसको लेकर आंदोलन पर बैठे, और जो आंदोलन आज लगातार 135 दिन से चल रहा है, उसकी परिणति है 23 नवंबर की तारीख। उसके पहले एक और प्रयास के लिए हम लोग बातचीत कर रहे हैं। हमारे तमाम साथी ऐसे हैं जिनको लगता है कि उस प्रयास से हमें बेहतर नतीजे मिल सकते हैं। मैं उन सभी से निवेदन करना चाहता हूं कि आइए बात कीजिए, बैठ के दोनों लोग बात करेंगे। यहाँ पर किसी ने किसी का खेत नहीं हड़पा है, किसी की ज़मीन नहीं हड़पी है, किसी का मकान किसी ने नहीं छीन लिया है, किसी का रुपया पैसा नहीं छीना है। यहाँ बात सिर्फ और सिर्फ विचारधारा की है, विचारों की लड़ाई है। और मेरा जो मानना है, मेरा ओपिनियन है कि यहाँ लड़ाई सिर्फ 2 ही मुद्दों की है। एक, अपने हक अधिकार के लिए जेल भर देने की, और दूसरी, अपने हक अधिकार की आड़ में जेब भर लेने की। सिर्फ 2 मुद्दे हैं, 2 बातें हैं जिस पर यह लड़ाई चल रही है। यहाँ पर बैठे लोगों ने तय किया है कि जरूरत पड़ेगी तो जेल भरेंगे। बाकी लोग जो समाज में ये मैसेज पास कर रहे हैं, जिन्होंने अपना अभी तक एजेंडा नहीं तय किया है कि किस मुद्दे पर यहाँ पे बैठे लोगों का विरोध करना है। कभी ये कहा जाता है कि वो लोग 100 की लिस्ट लेकर दौड़ रहे हैं, कभी कहा जाता है कि 5844 की मांग कर रहे हैं, कभी कहा जाता है कि 27-21% की मांग कर रहे हैं, याचियों की अनदेखी कर रहे हैं, याचियों को गाली दे रहे हैं, कभी कहा जाता है कि लोग गुणांक के साथियों के साथ गलत कर रहे हैं। और उससे भी बड़ी बात जो आखिरी आरोप निकल कर आता है कि ये तो समायोजन की बात कर रहे हैं। देखिए, एक फैक्ट मैं आपको बताना चाहता हूँ, और इसमें बहुत सारे लोगों को तकलीफ भी होगी मेरी इस बात को सुन के, लेकिन मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ कि यदि इस मामले का दिव्यांग वाले फार्मूले के साथ अगर निराकरण नहीं हुआ
तो मेरे तमाम ऐसे साथी हैं जिन्होंने ये सपना देख रखा होगा कि हमारा भी चयन इस भर्ती में हो जाएगा, लेकिन वो कटु सत्य ये है कि नहीं होगा। जिस हिसाब से सीटें चोरी हुई हैं, अगर 27% और 21% आरक्षण पूरा भी कर दे तो मुझे नहीं लगता, मेरी जो ओपिनियन है, मैंने जितना इस भर्ती को जाना है, मुझे नहीं लगता कि 0.23 के अलावा और किसी का यहाँ पर सिलेक्शन होगा, नहीं होगा। लेकिन जो हमारा प्रयास है, जो हम सारे लोगों का प्रयास ये है, वो ये प्रयास है कि सरकार ने, विभाग ने एक कार्य ऐसा किया है कि दिव्यांग वाले फार्मूले से बहुत सारे लोगों का कल्याण किया है। जिनको नौकरी चाहिए थी, जो अपनी नौकरी के लिए लड़ रहे थे, उनका भला सरकार ने किया है। तो हम लोग भी उसी फार्मूले पर आगे बढ़ना चाहते हैं। उसके लिए हम लोगों ने तमाम सारी बातें कर रखी हैं। बहुत सारी बातें मैं सोशल मीडिया पे चाहकर भी नहीं कह सकता आपको, क्योंकि कुछ गोपनीयता भी जरूरी है। चूँकि अधिकारियों की बात है तो बहुत सारी बातें हम लोग यहाँ पे नहीं रख सकते। 23 नवंबर के पहले जो प्रयास होगा उसके लिए हम लोग पूरी जी जान लगा देंगे। जहाँ भी हमारे साथी आएंगे उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े होंगे, और न जेल से डरने वाले हम लोग हैं, न मुकदमों से डरने वाले हम लोग हैं, और न ही घर बैठकर किसी को उल्टा सीधा लिखने वाले हम लोग हैं। हम लोग इस आंदोलन को, इस समाज की लड़ाई को, इस नौकरी सम्मान की लड़ाई को अपने खून पसीने से सींच रहे हैं। जरूरत पड़ेगी तो जेल भर कर भी इस आंदोलन को हम लोग जीत के मुहाने तक ले जाएंगे और जीत कर ही अपने अपने घर वापस जाएंगे। एक और महत्वपूर्ण जानकारी यह है कि हम लोगों ने ये तय किया है कि जो दीपावली का त्यौहार है वो हम लोग इको गार्डन में मनाएंगे। हमारे तमाम भाई ऐसे हैं जो अभी घर हैं, और उन्होंने भी ये कहा है कि इस बार की दीपावली इको गार्डन में हम लोग सभी लोग मिलकर मनाएंगे। और अकेले नहीं हैं हम लोग, तमाम साथी हमारे आ रहे हैं। बहुत अधिक लोगों को आने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आगे आपको फिर यहाँ पर आना है, इसलिए सभी लोग तैयारी करिए। एक अपील मैं अपने उन सभी भाइयों से करना चाहता हूँ जिनके छोटे छोटे आपस में मतभेद हैं, जिनको किसी बात की शिकायत है, उन सभी लोगों से निवेदन है कि वक्त की मांग है। अगर वास्तव में हम अपनी नौकरी, अपने परिवार, अपने समाज और इस देश के आदर्श नागरिक के रूप में अगर अपनी चिंता करते हैं और अपनी आने वाली पीढ़ियों की हमें जरा सी भी चिंता है, तो हम सारे लोगों की ये जिम्मेदारी है कि हम सभी लोग आपस में मिल बैठकर बातें करें, और बात करेंगे तो रास्ता निकलेगा। ऐसा नहीं है कि किसी की यहाँ किसी से निजी दुश्मनी है। सारे लोग एक साथ बैठेंगे तो उसका कोई ना कोई रास्ता निकलेगा। इसलिए आप सभी लोगों से निवेदन है, विनती है, प्रार्थना है, जो भी आप मान लीजिए, आप सभी लोगों का स्वागत है। आप डेट, समय, जगह निर्धारित करिए, हम सभी लोग एक साथ बैठते हैं। बैठ के एक ऐसी योजना बनाई जाए कि 23 तारीख को जो हमारा महाआंदोलन है, जो आपका महाआंदोलन है, और जो इस 135 दिनों के सफ़र का जो आखिरी प्रयास है, जो 23 नवंबर को निश्चित किया गया है, उस दिन हमारी इतनी संख्या हो। देखिए, चुनाव बिल्कुल नज़दीक है। आज प्रदेश के विपक्ष के तमाम ऐसे नेता हैं जो हर मंच से आपकी बात उठा रहे हैं, हर जगह से आपकी बात वो रख रहे हैं। तो जब 23 तारीख के प्रयास जब बड़े होने दिखने शुरू हो जाएंगे तो हर नेता इस मामले का संज्ञान लेना शुरू करेगा। और हम लोगों को पूरी उम्मीद है कि 23 तारीख का जो आंदोलन है वो इतना ऐतिहासिक होगा, इतना ऐतिहासिक होगा कि सरकार को हमारे बारे में न्याय और निर्णय लेना ही पड़ेगा, न्याय देना पड़ेगा और निर्णय लेना पड़ेगा। इसलिए आप सभी लोगों से निवेदन है कि छोटी छोटी बातों को इग्नोर करें। फेसबुक पर अगर कोई उल्टा सीधा लिख रहा है तो उस पर गुस्सा करने से बेहतर है उसको समझाइए, उससे बात करिए कि ठीक है, उनमें लाख कमियां हो, लेकिन वो अगर आंदोलन में बैठे हैं तो आप अगर अपने घर पे हैं तो समझिए आपके हिस्से की भी लड़ाई वो लोग लड़ रहे हैं। माननीय ओम प्रकाश राजभर जी ने कल भी आपकी बात उठाई है, श्री अखिलेश यादव जी ने आपकी बात उठाई है, और कांग्रेस के भी लोगों से बातचीत हो रही है, वो भी तमाम मंचों पर आपकी बात उठाएंगे। और तो और सभी लोग, देखिए क्या होता है कि आज के समय में टेक्नोलॉजी इतनी आगे है और सोशल मीडिया पे इतनी नज़र रखी जाती है कि सरकार और विपक्ष के साथ साथ तमाम सामाजिक संगठनों के लोग भी सोशल मीडिया पर आपको वॉच करते हैं और देखते रहते हैं कि क्या जो है इन लोगों के बीच में चल रहा है, क्या ये ऐसा संगठन है जिसके साथ खड़े होने पर हमें पॉलिटिकल बेनिफिट मिल सकता है। सरकार और विपक्ष सारे लोग जो है वो वॉच करते हैं। मैं अगले 5 मिनट आप लोगों को कमेंट लेना चाहूँगा, तो कुछ ज़रूरी बातें जो आप लोग सलाह देना चाहते हो, जो आपके मन में प्रश्न हो, वो सारी बातें अगर आप लोग करेंगे तो उस पर हम लोग जो है जवाब देंगे, आपको आपके प्रश्नों का समाधान करेंगे और अपने और भी भाइयों से आपकी बात करवाएंगे। काहे फ़ोन कर रहे हैं, इसको आप लगा लो लोगों को। चलिए, तो जो भी प्रश्न हो आप लोग पूछ सकते हैं। नमस्कार सभी को, जितने भी साथियों ने नमस्कार प्रणाम भेजा, सभी को नमस्कार।
जो आपके प्रश्न हो, जो लगता हो कि नहीं आप बेहतर ये हो सकता है, उसके बारे में आप आपकी सुझाव, आपकी राय सब आमंत्रित हैं, आप बता सकते हैं। लाइव बोलो कोई बात नहीं। आप लोग भी देखते रहिएगा, अगर कमेंट कोई हो तो उस पर जो है बताया जाए। नीरज यादव जी लिख रहे हैं कि उम्मीद रखूं। देखिए, उम्मीद पर दुनिया कायम है, और जिस फार्मूले पे और जिस रास्ते पर हम लोग बात कर रहे हैं, जो बातचीत का क्रम चल रहा है, वो यही है कि जिस तरह से दिव्यांग वाले फार्मूले पे लोगों का भला किया गया, वैसे ही हमारे साथ जो सक्रिय लोग हैं उनका भला किया जाए। हम लोग इस रास्ते पर बात कर रहे हैं। ठीक है, क्या करें? हाँ, ऐसे कमेंट आप जो लीगल हो तो आप बताइएगा। उमेश चौधरी जी, आपका कमेंट मैंने देखा है कि 23 आंदोलन जो है बहुत दूर है। देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, हमारे पास सीमित संसाधन है, और एक आंदोलन में 6 तारीख का जो आंदोलन होता है, जो हुआ था पीछे, उसमें बहुत सारे खर्चे हुए। हर एक जो आप प्ले कार्ड अपने हाथ में लेकर दिखाते हैं, उसको एक जो है प्ले कार्ड का जो कीमत है वो 39 रुपये का यहाँ पर लखनऊ में बनता है। तो आप सोच के देखिए कि कितना खर्चा हुआ होगा। पोस्टर बैनर से लेके लोगों के रहने की व्यवस्था, जो हमारे भाई जिनके पास कोई साधन नहीं होता है, कोई संसाधन नहीं है उनके पास, अगर उनके पास पैसे ख़त्म हो गए, किसी का पर्स चोरी हो गया, किसी का बटुआ गिर गया, तो इन सब मामलों में भी ध्यान में रखना पड़ता है। हमारी जो बहनें आती हैं, जो एक परिवार का पूरा सम्मान लेकर अपने साथ निकलती हैं, उनकी सुरक्षा की व्यवस्था करना, उनको छत देना जहाँ वो सुरक्षित रह सकें, वो सारी व्यवस्थाएं भी देखनी पड़ती हैं। इसलिए सबसे ज़रूरी जो हम लोगों की चीज़ें आड़े आता है वो होता है धन। ना चाहकर भी वो चीज़ जो है वहाँ पे आती है, क्योंकि इस समय इतने लोगों का स्वास्थ्य खराब हुआ है कि इलाज करवाते करवाते ही हम लोग इस स्थिति में हैं कि 2 टाइम का खाना खा ले रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है। तो 23 का आंदोलन इसलिए लंबा रखा है कि उससे पहले अगर किसी को लगता है कि कुछ अच्छा हो जाएगा, जैसे हमारे कुछ साथी कह रहे थे कि नहीं सरकार से वार्ता चल रही है, हो सकता है कि कुछ अच्छा निकल आए, तो ऐसे सारे लोगों को मौका दिया गया। कोर्ट में कुछ अच्छा हो जाए वो भी इंतजार किया गया, इसीलिए 23 नवंबर की डेट रखी गई है। और इसको लेकर बिल्कुल भी परेशान मत होइए कि आचार संहिता लग जाएगी। आचार संहिता 20 दिसंबर के बाद ही लगेगी, उसके पहले लगने की फिलहाल कोई संभावना नहीं। बहुत परेशान है, बोलिए कुछ हो पाएगा कि नहीं? क्या नाम ये सोना राजपूत करेंगे दिव्यांग के हिसाब से करने का मतलब कि कम वालों का हो जाएगा और अधिक वाले घर रहेंगे। नहीं, देखिए, ऐसी मनोदशा लेकर मत चलिए कि अधिक वाले घर रह जाएंगे, कम वाले नहीं रहेंगे। उसमें दिव्यांग का फार्मूला क्या था वो मैं सोशल मीडिया पे नहीं बता सकता। जो हमारे साथी जो लगातार जुड़े हैं, जो समझदार हैं, जिन्होंने चीज़ों को 69 शिक्षक भर्ती को जिया है, वो सारे लोग इस बात को जानते हैं कि वो फार्मूला क्या है। तो उसको अभी ओपन करने का कोई मतलब नहीं है। नरेंद्र कश्यप से हमारे किसी साथी की मुलाकात नहीं हो पाई थी। हाँ, ये जरूरी क्वेश्चन है कि 23 से पहले कोई आंदोलन है। देखिए, बातचीत की जा रही है। हमारे कुछ साथी हैं जिन्होंने ये सुझाव दिया है कि 23 के पहले एक कार्यक्रम किया जाए, और वो कार्यक्रम ऐसे सुनियोजित हो, इतना व्यवस्थित हो कि उससे जो है हमारा मैक्सिमम बेनिफिट हो जाए। 6 तारीख के आंदोलन जितना उसका प्रभाव पड़े, उसकी हम लोग तैयारी में लगे हैं। और आप सभी से निवेदन भी है कि दीपावली के बाद आप तैयार रहिएगा, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से। आपको किसी भी दिन आह्वान हो सकता है और आपको आना ही आना है, बिना कोई बहाना किए। देखिए, 69 शिक्षक भर्ती में इस चुनाव के पहले जमीनी प्रयास के सिर्फ 2 अवसर आपके पास शेष हैं। तो बिना किसी बहाने के, बिना किसी एक्सक्यूज के, बिना कोई जरूरी काम बताए, आपको हर हाल में 2 दिन के लिए समय निकालना ही निकालना है। एक 23 नवंबर और एक उसके पहले जो भी डेट निर्धारित की जाएगी वो। अच्छा, ठीक है। जेब भरो आंदोलन जो कर रहे हैं वो बेहतर जानते हैं। हम लोग तो जेल भरो आंदोलन की तैयारी में हैं कि 23 नवंबर को अगर हमारे साथ न्याय नहीं हुआ तो हम सारे लोग सामूहिक गिरफ्तारी करेंगे। ठीक है। तो बाकी सारी चीज़ें बस मैं अपनी आखिरी बात के साथ यही कहूँगा, अपने साथियों को भी कहूँगा कि वो बात रखें। क्या कुछ हो पाएगा कि नहीं? हाँ, मैंने बोला कि आप उम्मीद रखिए। ऐसा नहीं है कि कुछ हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। नहीं हो पाता, नहीं हो पाने की उम्मीद होती तो 135 दिन हम लोग अपना घर परिवार छोड़ के नहीं होते। प्रजापति दिव्यांग फार्मूला बता दीजिए भाई। नहीं, ये नहीं बता सकते हम लोग, चाह कर भी आपको जो है इसका सीक्रेट नहीं बता सकते दिव्यांग फार्मूला क्या है। और मुझे पता है इस वीडियो को कटने के बाद तमाम जो है सर्च शुरू हो जाएंगे कि दिव्यांग फार्मूला क्या है। तो इसको धैर्य रखने की ज़रूरत है। जो साथी बहुत पहले से जुड़े हैं इस चीज़ को जानते हैं,
आप सभी लोगों से निवेदन है और उन सभी भाइयों से जिन्होंने इस आंदोलन को, इस 69,000 शिक्षक भर्ती की लड़ाई को एक दिन भी जिया है, एक दिन भी उन्होंने इसके लिए शिद्दत से प्रयास किया है, उन सभी के प्रयास की सराहना करते हुए उनके योगदान को अपना प्रणाम भेज रहा हूँ। इसको स्वीकार करिएगा और छोटी छोटी बातों को किनारे रखकर एक मंच पे आइए, एक साथ आइए और हम सभी लोग मिलकर, हम इस काम को नहीं कर सकते लेकिन हम सभी जो है मिलकर इस काम को आसानी से कर सकते हैं। आप सभी का स्वागत रहेगा। मेरे साथ जो ये तमाम योद्धा यहाँ पर बैठे हैं, मैं चाहूँगा कि बारी बारी से आप लोग भी सीमित शब्दों में अपनी बात रखें। कह रहे हैं भैया एनसीपी की तरह जाति लाभ की संभावना बन रही है अपने मुद्दे पर। देखिए, मैं अभी सरकार का प्रयास बता रहा हूँ आपको, जो हम लोग इस आंदोलन के हिसाब से और इस प्रयास में जो हमें सफलता मिल सकती है उसके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ कि दिव्यांग वाले फार्मूले पे हम लोग बातचीत पे आगे बढ़ रहे हैं, सरकार से और अधिकारियों से भी उस फार्मूले पे हम लोग बात कर रहे हैं। आगे कोर्ट में क्या होता है, कब होता है, इसका मैं नहीं कह सकता। देखिए, कोर्ट का क्या है, कोर्ट में हो सकता है कि एक अच्छा जज मिल जाए और वो 2 डेट में मामला निपटा दे, और सरकार का अगर प्रभाव रहा तो हो सकता है कि अगले 2 साल भी ना मिले। तो कोर्ट के मामले पे भविष्यवाणी कोई नहीं कर सकता कि कब क्या होगा। इसलिए संभावनाओं पर जो है ज़्यादा यकीन न करते हुए मेहनत पर यकीन रखिए और उम्मीद रखिए कि 23 नवंबर के पहले कुछ ऐसा जो है हम लोग कर पाएँ कि जिससे तमाम उम्मीदों को पंख लगे। इन्हीं सब बातों के साथ मैं अपने साथी भाई वीरेंद्र हैं, मैं इनको कहूँगा कि वो 2 मिनट अपनी बात रखें, बहुत सीमित शब्दों में, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा और सभी लोग थोड़े थोड़े शब्दों में अपनी बात हो गया। जी भैया नमस्कार, मैं वीर। बहुत सारी बातें भैया ने क्लियर कर दी है, बहुत कुछ बोलने को नहीं रह गया है। बस कुछ चीज़ें हैं जिनको मैं बताना चाहूँगा। अभी पूर्ण समायोजन का मुद्दा बहुत तेज़ी से हाईलाइटेड है, तो मैं बताना चाहूँगा कि मैं उसका साक्षी रहा हूँ। बोर्ड दिखाए तो बोर्ड ऐसी कोई हमारी मांग, अगर हमारे मांगने से केवल अगर 1 सीट मिलती होती, मैं अपनी खुद सीट मांग लिया होता और मुझे नौकरी मिल गई होती। तो जैसा मैं हूँ एक अभ्यर्थी, वैसे अभ्यर्थी विजय भैया भी हैं। अगर उनके कहने पे पूर्ण समायोजन हो सकता था या नहीं हुआ, तो अब आप लोग समझदार हैं, समझ सकते हैं। किसी एक बंदे के कहने पे 5844, किसी एक बंदे के कहने पे 100 सीटें और किसी एक बंदे के कहने पे 1 नौकरी मिलना अगर संभव होता तो सबसे पहले वो अपनी नौकरी ले लिए होते और यहाँ चले गए होते। तो उन सब चीज़ों को थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है। मैं वहीं CRT पे साक्षी रहा हूँ कि 90-97 कट ऑफ क्वालिफाई जो लोग हैं सबको नौकरी दें। इस पर कम से कम 3 से 4 बार आंदोलन 22,000 वालों ने किया है। उनको जब ये कहा गया, उन पर उनका एक दो धड़ा बन गया। एक धड़ा 22,000 की बात करता था और एक धड़ा 97,000 जो भी पास लोग हैं 97 पे सबके समायोजन की बात करने लगा। उनका ऐसा मानना था कि इस मुद्दे पर भीड़ इकट्ठा हो सकती है, सब लोग लखनऊ आ सकते हैं। जो भी हमारे भाई बहन 90-97 पास हैं उन सबको नौकरी मिलनी चाहिए। ये बिहार के तर्ज पे ये मुद्दा सबसे पहले उठाने वाले 22,000 के हमारे साथी हैं। उनका ऐसा मानना था कि अगर हम ऐसी मांग करते हैं तो लोग भी अधिक आएंगे। और जो गुणांक खेल रहे हैं लोग, कोई कह रहा है हमारा 65 है, कोई कह रहा है हमारा 66 है, यह धरना 66 वालों का है, यह धरना 62 वालों का है, यह समाप्त हो जाएगा और यह आंदोलन सफल हो जाएगा। ये फार्मूला उनका था। रही हमारी बात, जो हम पर एलिगेशन लग रहा है कि हमने पूर्ण समायोजन की बात करी है, तो आपको बताना चाहते हैं हम, ऐसी कोई बात नहीं हुई थी। वो IB के अधिकारी जब आए थे, सबसे पहले मेरी ही बात हुई थी उनसे। हम लोगों ने केवल सजेस्ट किया था कि सर ये तरीके हैं, इन तरीकों से अगर आप करेंगे सरकार की वाहवाही होगी और हम सबको नौकरी मिल जाएगी, चाहे वो 60 वाला गुणांक हो, चाहे वो 66 वाला गुणांक हो। बस इतनी सी बात है। और वो क्या फार्मूले तो भैया बता चुके हैं आप लोगों को। और एक चीज और बताना चाहूंगा आपको, आने वाला समय त्योहारों का समय है। कल धनतेरस है, 2 दिन बाद दिवाली है। सभी भाइयों को, सभी बहनों को जो घर बैठे हुए हैं, हमारा साथ देते हैं भी, जो हमारा विरोध करते हैं वो भी, उन सब को दिवाली की और धनतेरस की ढेर सारी शुभकामनाएं। जो हम पर आरोप लगाते हैं, कल मैं एक पोस्ट देख रहा था, उसमें लगा, मुझे सुनने को मिला कि एक भाई कह रहे थे कि भैया पापा के खर्चे पर वहाँ जीवन व्यतीत कर रहे हैं। तो मुझे खुशी है कि मुझ पर आरोप लगा तो अपने पिता के ही खर्चे पर रुकने का आरोप लगा। भगवान करे सबको ऐसे बाप मिले जो अपने खर्चे पर अपने बेटे को आंदोलन में बलिदान करने के लिए भेज दें कि जा बेटा अपनी नौकरी के लिए, अपने समाज के लिए मरने और मारने पे उतारू हो जा। और एक बात बता दूं, घर का अकेला हूं लेकिन डर नहीं है किसी बात का। हाँ, अपने बाप के खर्चे पे हूँ, किसी दूसरे के बाप खर्चे पे नहीं हूँ। अगर उनके भी बाप हों, उनको पैदा किए हों और उनके भी खर्चा हो हिम्मत, तो आकर 4 दिन
मेरे साथ लखनऊ में रुके, देखिए कि आप रुक पाते हैं कि नहीं रुक पाते हैं। धन्यवाद। बिल्कुल नहीं बोला, रुक जाओ जी, अभी बोल लीजिए, हम भी बोलेंगे। बड़े भाई को मेरा नमस्कार, सभी अपने भाइयों बहनों को। मैं अजय जायसवाल अयोध्या से। मेरा आप लोग से ये कहना है कि यहाँ जो बच्चे बैठे हुए हैं सभी बीमार पड़ रहे हैं, किसी को डेंगू हो रहा है, कई लोग बीमार होकर चले जा रहे हैं, अस्पताल में भर्ती हैं। आप लोग उनके खिलाफ अगर कुछ बोलते हैं कि यहाँ पे जो आंदोलन करें उनके लिए अगर कुछ गलत कहेंगे तो उसका हम भरसक विरोध करेंगे। और हमारे जितने साथी हैं, मैं चाहूँगा कि अगर वो आ नहीं सकते तो विरोध मत करें, क्योंकि वो लास्ट में जब हम लोग का फल निकल के आएगा तो अपने आप को खुद माफ़ नहीं कर पाएंगे और ये सोचने पे मजबूर हो जाएंगे कि हमने गलत बोला है। उन्हें पछतावा भी होगा, लेकिन वो पछतावा कर नहीं पाएंगे। यही चाहते हैं कि यहाँ पे जो लोग बैठे हैं उनके खिलाफ कोई ना बोले, जो हेल्प करना चाह रहे हैं वो हेल्प करें। और जो अकाउंट नंबर जारी हुआ था उसके लिए लोगों ने कहा कि जो है कुछ जो फर्जी आईडी है वो भड़काने का कार्य कर रहे हैं। वो चाह रहे हैं कि कोर्ट मुद्दे को सिंगल बेंच, फिर डबल बेंच, फिर सुप्रीम कोर्ट तक ले जाएं। आप लोग इस चक्कर में मत रहिए। अगर आंदोलन से कुछ हो रहा है, और बहुत कुछ हो रहा है, आज पूरे उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश से बाहर पूरे भारत में अगर 49 शिक्षक भर्ती आरक्षण घोटाले का जिक्र हो रहा है तो उसके आंदोलन में आए हुए हर एक व्यक्ति की भागीदारी है, उनका सहयोग है। जो भाई बहन बड़ी मुश्किल से नहीं आ पा रहे हैं, वो अपने अपने ज़िले में अपने नेताओं से मिल रहे हैं, डीएम से मिल रहे हैं। तो आप समझ नहीं सकते कि उत्तर प्रदेश में आप अकेले नहीं भ्रमण कर सकते, लेकिन आप ये देखिए होता शिक्षक भर्ती में कि सब जा रहे हैं और अपना कार्य करके वापस आ रहे हैं। तो आप लोग भी दीपावली के बाद आपको डेट बताई जाएगी, आप आइएगा। धन्यवाद। नमस्कार। जैसा कि अवगत है आपको, आज हम लोग, मैं शैलेंद्र वर्मा, जनपद श्रावस्ती प्रधान के नाम से मशहूर हूँ मैं यहाँ। तो मैं आप लोगों को अवगत कराना चाहता हूँ भाइयों, बहुत लंबी छुट्टी आप लोग मार दी है। अब ऐसा कीजिए कि धीरे धीरे घर से आना शुरू कीजिए। इको गार्डन हम लोग आ गए हैं, यहाँ जमा हुए हैं और देखें केशव प्रसाद मौर्य के हम लोगों ने जलवा फैला दिया पूरे उत्तर प्रदेश में। अगर आप लोग साथ दिए होते ना तो हाहाकार मच जाता, लेकिन अब लोग आए नहीं, बड़ा कष्ट हुआ। हम लोग 22 से 24 लोग थे। हम तो इतना मानकर चल रहे थे कि हमारे भाई कम से कम 300 तो आएंगे, लेकिन ऐसा मुझे लगा कि शायद सुमित यादव, फिरोज भाई और सुशील कश्यप जी, भास्कर जी, ये लोग सोचे कि हाँ चलो भाई बोल दिया जाए, लेकिन लोग आए नहीं। क्या उनकी बातों में दम नहीं था तो लोग नहीं आए? आना चाहिए था। अगर सुशील जी नहीं आए, भास्कर जी नहीं आए, सुमित जी नहीं आए, लेकिन जो और आरक्षण पीड़ित सदस्य उनको आना चाहिए था। सब लोग आइए, यहाँ धमाल मचाइए, काम होगा। अंदर से पॉजिटिव रिजल्ट मिल रहा है। आप लोग देख रहे हैं कितने बड़े बड़े नेताओं से मिला जा रहा है। जरूर हम लोगों को लाभ मिलने जा रहा है। बस इस बात की कमी है कि आप लोग अपने घर से नहीं निकल रहे हैं। हम लोग पर्सनल अपनी नियुक्ति नहीं ले रहे हैं। 90-97 की बात कर रहे हैं, चाहे 62 गुणांक हो और चाहे 65 गुणांक हो, सबको हम लोग साथ लेकर चल रहे हैं। और जैसे ही भी विजय भाई, अमरिंदर भाई कोई बात का आह्वान करते हैं, वीरेंद्र भाई, आप लोग तुरंत घर से निकल लो, समय बहुत कम है। अब 1 महीने के अंदर जो कुछ होना है हो जाएगा और सफलता तो निश्चित मिलनी है। इसलिए भैया आप लोग अपने घर से निकलो और इको गार्डन धीरे धीरे सब लोग पहुंचो, संख्या बढ़ाओ और लोगों पर दाब बनाया जाए। बस मेरी इतनी प्रार्थना है कि आप लोग हमेशा साथ देते रहें और घर से निकले, इको गार्डन पहुंचे। हमारे भाई सब लोग हैं, आप लोगों का इंतजार कर रहे हैं। और भैया दूज और दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद। वो अमित शाह जी ने कहा था कि हम लोग चुनाव के समय सोशल मीडिया में भाइयों नमस्कार, मैं पवन मौर्य। आप लोगों को जो घर पे लोग हैं उन लोगों के लिए दीपावली की अग्रिम शुभकामनाएं। आप लोगों की दीपावली मंगलमय हो। ऐसे मंगलमय कैसे हो सकती है कि हम बेरोजगार हैं। तो सबसे बड़ी खुशी का मुद्दा तो हम लोग का यही है कि हम जब नौकरी पाएंगे तभी खुश हो पाएंगे। उसके पहले तो सभी लोग क्या शुभकामनाएं दे दीपावली की, दीपावली फीकी ही रहेगी। लेकिन रही बात, हम इस मुद्दे को लेकर पीछे नहीं हट सकते, हमें आगे बढ़ना है। अगर हम 135 दिन से यहाँ पे बैठे हैं
तो अब हम पीछे नहीं हटेंगे। सरकार आज नहीं तो कल सुनेगी। हम लोग इसीलिए बैठे हैं कि सरकार को झुकाना होगा और सरकार को झुकना होगा। और रही बात मनभेद और मतभेद की, तो यहाँ पे बस मनभेद है, मतभेद कुछ नहीं है। सबका मेन मोटो वही है, नौकरी पाना। सबको एक नौकरी की जरूरत है और एक ही मिलेगी। ये नहीं कि जो यहाँ पे 135 दिन से बैठा है उसको 4 मिलेगी और जो एक दिन आया उसको मात्र 1 मिलेगी। सबको नौकरी मिलेगी और एक ही मिलेगी। इसीलिए हम लोगों के बीच में मतभेद हो सकता है लेकिन मनभेद नहीं होना चाहिए, क्योंकि सभी लोग यही चाहते हैं कि नौकरी मिले। तो सभी लोग साथ आइए, क्योंकि और साथी भी अपनी बात रखेंगे, इसलिए मैं जल्दी समाप्त करता हूँ। हाँ मुकेश। मैं मुकेश प्रजापति आप लोगों से बताना चाहता हूँ कि जो भी अभी तक की बातें हुई हैं उन सभी बातों को आप लोग बहुत गौर से सोचेंगे। आप लोग को पता होना चाहिए कि लगातार हम लोग बैठे हुए हैं और कोई भी मौका जो सरकार के सामने अपना पक्ष रखने का होता है उस किसी भी मौके को चूक नहीं रहे। और हो सकता है कि 23 तारीख से पहले एक और बड़ा कार्यक्रम करने की हमारी पूरी एक मंशा है और चाहते हैं कि उस मंशा कार्यक्रम में आप सभी लोग उपस्थित हों अधिक से अधिक संख्या में, ताकि एक और प्रेशर बन सके 23 से पहले, ताकि जो 6 तारीख से पहले वो हम लोग को बार बार बुलाते थे कि हाँ आप लोग इसको डिले करिए, इसी तरह से वो 23 तारीख से पहले मजबूर हो जाएं डिले करके हमारा समाधान करने के लिए। इसलिए जो उससे पहले कोई डेट डिसाइड करके आपको बताई जाएगी उस पर उपस्थित हों और सभी लोग आएँ।